हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए, दो सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर और अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले अनिकेत का रुख कर लेते हैं। अनिकेत, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी और मऊ दौरा रहने वाला है। वाराणसी वालों को आज बड़ी सौगात सीएम योगी देने जा रहे हैं। कब तक पहुंचने का कार्यक्रम, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए आयुषी, अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मऊ और वाराणसी के दौरे की बात की जाए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ पहुंचेंगे। 2:45 पर वो मऊ पहुंचेंगे और वहां पर जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और इसके साथ जो विकास कार्य मऊ और वाराणसी में चल रहे हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। वाराणसी की अगर बात की जाए आयुषी, तो वाराणसी में संपूर्णानंद जो स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसके विकास कार्य का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ बात की जाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो वो आज अपने बदायूं दौरे पर है और बदायूं में जो विकास कार्य प्रदेश सरकार की तरफ से चल रहे हैं, जो विकास योजनाएं हैं, जो जनता के लिए जो काम किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, उन सभी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं अगर बात की जाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो अपने आज बांदा दौरे पर है और बांदा दौरे के दौरान वो गौशाला का आज उद्घाटन भी करने वाले हैं और इसके साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करेंगे। इसके साथ मानसून सत्र की अगर बात की जाए आयुषी, तो मानसून सत्र की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इस बार मानसून सत्र चलने वाला है। यकीनन तौर पर इस बार मानसून सत्र होगा, उसमें विपक्ष की भूमिका देखने वाली होगी, क्योंकि विपक्ष के पास अब मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो विधायकों की संख्या धीरे धीरे घट जा रही है। हालांकि इस पूरे जो सत्र चलेगा उस सत्र में सबकी निगाहें ओम प्रकाश राजभर पर होंगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसके 6 विधायक है और वो 6 विधायक किस दल में बैठेंगे, वो पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। यकीनन तौर पर जो अब की बार का सत्र होगा वो बेहद खास होगा और ओम प्रकाश राजभर जो 6 विधायक है उन पर निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर वो किस तरफ बैठते हैं, वो पक्ष की तरफ होगी या विपक्ष की तरफ होगी जी आयुषी। और अगर बात की जाए आयुषी, तो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में जो लवाना में जो अग्निकांड हुआ था उसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। जितने भी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में जो होटल संचालित हो रहे हैं उन तमाम सभी होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ साथ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि जिन होटलों के पास में मानक पूरे नहीं है ऐसे होटलों को बंद किया जाएगा। फिर वो चाहे फायर के की बात की जाए या आश्रय की बात की जाए या फिर विकास प्राधिकरण की बात की जाए, अगर किसी भी विभाग के अगर किसी भी होटल के पास में कोई भी अगर मानक ऐसा है जो अछूता है तो ऐसे होटलों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा आयुषी। जी, चलिए अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ईशा ठाकुर लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से रहने वाली है? देखिए आयुषी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान आज हरियाणा में मौजूद रहेंगे। आदमपुर में आज वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तो वो 2 दिवसीय हरियाणा के दौरे पर हैं और अभी से करीब आधे घंटे बाद 11 बजे के करीब तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जाएगी आदमपुर में और आदमपुर में एक बड़ी रैली को पंजाब के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो दोनों की तरफ से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि आदमपुर वो सीट है जहां से कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव जीता था 2019 में और सोनाली फोगाट जो कि बीजेपी की टिकट पे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, कड़ी टक्कर यहां पर सोनाली फोगाट ने ज़रूर दी थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीत भी उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कुलदीप बिश्नोई और वो सीट यहां पर खाली हो चुकी है। आदमपुर में अब उपचुनाव होने हैं, ऐसे में ताल ठोकेंगे आज अरविंद केजरीवाल और आदमपुर उपचुनाव जो होगा उसे भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर लड़ने जा रही है। तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो पहले बीजेपी पर ये आरोप लगाती थी कि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है और जनता के विकास की बात नहीं करती है, आज वही आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल के राष्ट्रवाद का गुणगान करेगी। तो ऐसे में जो आज अरविंद केजरीवाल पर भी नजर रहेगी, क्योंकि बीते कल हमने देखा था जब हिसार पहुंचे थे प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए, क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये सीधा आरोप लगाया गया पंजाब के मुख्यमंत्री पर
कि उन्हें पत्र लिखा गया, लेकिन वो फिर भी शामिल नहीं हुए भगवंत मान। तो ऐसे में यहाँ पर सीधी चुनौती आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों राज्यों का न लड़ाकर दोनों राज्यों के लिए इसका समाधान निकाले, और अगर उनके पास समाधान नहीं है तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके पास समाधान है। वहीं इसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी हरियाणा और पंजाब दोनों में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पंजाब के नेताओं का कहना है कि पंजाब के पास पानी नहीं है हरियाणा को देने का। वहीं हरियाणा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो हिस्से का पानी बनता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या केंद्र सरकार दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर पाती है या नहीं। और वहीं आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने जा रही है। जिस तरीके से जो बॉर्डर एरिया है पंजाब के, वहां पर अवैध खनन लगातार हो रही थी और बीएसएफ की तरफ से भी चिंता जाहिर करके हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दी गई थी। उसमें कहा गया था कि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया में इलीगल माइनिंग लगातार हो रही है, इससे देश की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं खतरे में है। क्योंकि अगर हम खासकर पंजाब की बात करें, पंजाब को संवेदनशील राज्य भी इसलिए माना जाता है क्योंकि पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें अपने एरिया से करता रहता है। और ऐसे में घुसपैठ की जो नापाक हरकतें हैं वो बढ़ने की यहाँ पर आशंका जताई है बीएसएफ ने भी। तो ऐसे में पिछली सुनवाई में हमने देखा था पंजाब सरकार को फटकार यहाँ पर लगाई थी हाई कोर्ट ने। आज सुनवाई होनी है दोपहर तक, और देखना ये होगा कि अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से रोक लगा दी थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, तो ऐसे में जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पंजाब सरकार क्या जवाब देती है, क्या उनकी तरफ से वहां पर प्रबंध किए गए हैं। तो ये वो खबरें हैं जिन पे नजरें रहेगी। जी चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से अनिल नेताम का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपको बता दें कि मुंबई से राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और अनिल नेताम रायपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या तमाम बड़ी अपडेट आज रायपुर से रहने वाली है? ये ऐसे देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो है खबरों की बात करें तो आज जो है भाजपा के जिस तरीके से भाजपा के आरएसएस प्रमुख जो रहे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो राजधानी रायपुर आए हुए हैं। वे लगभग 12 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे और संघ के जो है तमाम जो इकाई है उन सभी इकाइयों का बैठक ले रहे हैं लगातार, और इन बैठक का दौर लगातार जारी है। ये आगामी 12 सितंबर तक ये चलेगा। मोहन भागवत यहाँ पर जो है संघ मजबूत करने के यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा जो है कल है, जिसे लेकर भाजपा जो है अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। जेपी नड्डा का जो कल का कार्यक्रम रहेगा वो राजधानी रायपुर के साइंस ग्राउंड में रहेगा, जहां पर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से देखा जा रहा है। भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि जिस तरीके से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे उनका छत्तीसगढ़ आने का प्रस्तावित है, कल जो है जेपी नड्डा जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर एक बड़ा सा कार्यक्रम भाजपा के द्वारा आयोजित होगा और अपनी पूरी ताकत दिखाने के यहाँ पर भाजपा काम करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी भाजपा ने अपने कमर कस ली है और लगातार जो है राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में आना जाना लगा हुआ है। इसके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कार्यक्रमों की आज बात करें आए थी, तो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी तिरुवनंतपुरम में है। जैसे कि भाजपा भारत जो कांग्रेस जो है कांग्रेस जो है निकाल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं और आज में लगभग 4:30 को जो है बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां बिलासपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और देर शाम तक भी राजधानी रायपुर से हाउस में पहुंचेंगे। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई का रुख कर लेते हैं। संवाददाता राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, जिस हिसाब से मुंबई में अभी ये बड़ी अपडेट मिल पा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जब मुंबई दौरे पर थे तो उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, उसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है मुंबई से? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जब दौरा 5 सितंबर को यहाँ पे हुआ था तो उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी और एक अज्ञात व्यक्ति पाया गया था जो 2 घंटे तक उनके घेरे में, सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में 2 घंटे तक उनके आसपास था। और वो आसपास तो उनके सरकारी डिपार्टमेंट को जब खबर पड़ी तो उसको पकड़ा गया। तो संदिग्ध व्यक्ति का नाम हेमंत पवार बताया जा रहा है और पुलिस रिमांड में है इस समय हेमंत पवार। और 2 घंटे तक अमित शाह के आसपास ही था। 5 सितंबर को 2 बजे से 3 बजे तक की ये वाकया है।
जो अमित शाह के दौरे में ये संदिग्ध व्यक्ति पाया गया था और जी। अब पुलिस रिमांड में है। जैसा कि उसको बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का कोई एमपी है, उसका पीए बता रहा है वो, लेकिन वो महाराष्ट्र के धुले का रहने वाला है। और ये अमित शाह की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई और उसके सरकारी कोई आई कार्ड भी उसके गले में। जी, तो देखिए ये बड़ी अपडेट मिल पा रही थी वहां से। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं निषेध ठाकुर का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पटना से। निषेध, क्या तमाम बड़ी अपडेट अभी मिल पा रही है? बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि सियासी उठापटक का दौर जारी है, फिलहाल क्या अपडेट? अब बिल्कुल देखिए, सियासी उठापटक तो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर ये है कि बिहार राजधानी समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। राजधानी की अगर बात करें तो पटना से सटा फुलवारी शरीफ है, उसके गौनपुरा गांव है, वहां पर सुबह से ही एनआईए की टीम जो है वो दबिश बढ़ाई हुई है और लगातार जो पीएफआई कनेक्शन है उसको लेकर के जांच चल रही है। बिहार के अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो अररिया, औरंगाबाद, इन सब जिलों में भी लगातार छापेमारी चल रही है। और सुबह से ही जब एनआईए की टीम अलग अलग जिलों में पहुंची तो उसके साथ ही यहाँ पर गौनपुरा गांव में भी पहुंची, और इससे पहले भी एनआईए की टीम दबिश बना रही थी और जो पीएफआई कनेक्शन है जिसको लेकर के लगातार जांच चल रही थी और कई जो सबूत है वो एनआईए की टीम को मिले थे, उसके आधार पर अब लगातार जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। और इसका उदाहरण यह है कि आज सुबह पहले से ही लगातार छापेमारी एनआईए की चल रही है और अब जब जांच खत्म होगी उसके बाद कुछ पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ से क्या कुछ मिला है एनआईए की टीम को। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार जो छापेमारी हुई है उसमें कई ऐसे संदिग्ध सबूत बरामद हुए हैं, एनआईए की टीम को मिले हैं, जिससे ये चीज साबित हो रहा है कि जो पीएफआई के सक्रिय सदस्य बिहार के अलग अलग जिलों में अपने जो संगठन है जिसको एक्टिवेट किए हुए हैं और लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन सब चीजों में उनकी संलिप्तता है। तो अब कुल मिला के अगर कही जाए तो बिहार में सुबह से ही एनआईए की दबिश है और बिहार के कई जिलों समेत राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के गौनपुरा गांव में भी लगातार छापेमारी जारी है। जी निश्चय, देखिए और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार का भी दिल्ली दौरा रहा है और कई विपक्ष के नेता से भी उन्होंने मुलाकात की है, फिलहाल उसको लेकर के क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, बीते दिन ही नीतीश कुमार ने दो बड़े नेताओं से मुलाकात की है दिल्ली में, दीपांकर भट्टाचार्य और शरद पवार से। उससे पहले की अगर बात करें तो विपक्ष के कई जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की है और मिशन 2024 की जो तैयारी लगातार की जा रही है उसमें वो जुटे हुए हैं। 3 दिन के दौरे पर इसीलिए मुख्यमंत्री दिल्ली थे और अब वो बिहार आ चुके हैं। गया में आज एक रबर डैम का उद्घाटन किया जाना है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल होंगे। नीतीश कुमार की जो दिल्ली में 3 दिनों का दौरा था वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि मिशन 2024 की तैयारी लगातार कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जब कल मुलाकात की थी शरद पवार से, उसके बाद जो उनका बयान सामने आया था उन्होंने इसमें कहा था कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो इससे ये तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो मिशन 2024 में भी जुटे हुए हैं उसका रिस्पॉन्स उनको अच्छा मिल रहा है, लेकिन चुनौतियां भी इसके साथ कई सारी उनके सामने हैं कि आने वाले वक्त में किस तरीके से वो विपक्ष के जो नेता हैं जिनको एकजुट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, क्या 2024 तक वो कामयाब रहते हैं? 2024 में जो मिशन वो बना रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट वो बना रहे हैं, क्या वो सक्षम है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए वो विपक्ष जिनको गोलबंद नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सक्षम है? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नीतीश कुमार की 3 दिनों का जो दौरा था वो खत्म हो चुका है और अब वो बिहार पहुंचे हैं और बिहार में अब निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इसको लेकर के सियासत गरमाने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दिल्ली दौरे से पहले ही लगातार हमला बोल रही है और इस बात को कह रही है कि नीतीश कुमार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की, लेकिन उसका कोई भी असर, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जी निशे, चलिए आप नजर बनाए रखिए। रुक कर लेते हैं गजेंद्र सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, क्या तमाम बड़ी अपडेट दिल्ली से मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे और पीएम शाम 7 बजे तकरीबन कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। और आज ये एक बड़ा दिन भी है क्योंकि आज नाम बदल जाएगा राजपथ का और आज से नाम कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का भी आज वो निवारण करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रतिमा की जगह होलोग्राम लगा हुआ था, लेकिन अब ग्रेनाइट से बनी हुई इस प्रतिमा का भी आज नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि करीबन 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और विजय चौक और इंडिया गेट की जिस सड़क को ये जोड़ता है वो आज ऐतिहासिक राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जो है अब वो जाना जाने वाला है। वहीं आप बात कर ले तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा के दौरे पे हैं और आज उनका दौरे का आज का दूसरा दिन है। वहां पे आज वो तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तकरीबन 11 बजे अब ये तिरंगा जो यात्रा है वो लगभग निकाली जाएगी। वहीं आज क्योंकि प्रधानमंत्री शाम को कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे, उसको देखते हुए कुछ रास्तों को जो है डाइवर्ट किया गया है और उन रास्तों से जाने के लिए अब लोगों को थोड़ा सतर्क होना होगा, थोड़ा बचना होगा। जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ITO डब्ल्यू पॉइंट के रास्ते को बदल दिया गया है, मथुरा रोड के रास्ते को भी बदल दिया गया है, क्यू पॉइंट और अकबर रोड के रास्ते को भी बदल दिया गया है। वहीं जनपथ मानसिंह रोड को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। मोतीलाल नेहरू मार्ग गोल चक्कर को भी डाइवर्ट किया गया है। साथ में सिकंदरा रोड और मंडी हाउस जाने वाले लोगों को भी अब शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक डाइवर्ट किए हुए रास्तों से जाना होगा। वहीं अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में अगर गर्मी की बात कर ले तो दिल्ली में अब गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहने की आशंका जरूर जताई गई है, लेकिन फिलहाल मौसम साफ है और दिल्ली वालों को लगभग 36 डिग्री जो तापमान है उसका सामना करना पड़ेगा और न्यूनतम तापमान है वो 29 डिग्री रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली वालों को गर्मी से काफी परेशानी हो सकती है। वहीं अगर बात कर ले तो अब लगातार त्योहारों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ऐसे में जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका पालन कराने के लिए भी अब दिल्ली सरकार जो है वो जोर दे रही है। वहीं अगर मार्केटों की बात कर ली जाए तो दिल्ली में अब ऐसी जगहों पे लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो कोविड की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 177 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत इसमें दर्ज की गई। जी चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश सेमवाल का रुख कर लेते हैं, देहरादून से लाइव बने हुए हैं। योगेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या आज के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, और पिछले कई दिनों से लगातार हमने तस्वीरें दिखाई कि लगातार देहरादून में बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जिस तरह से आपने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्या कार्यक्रम है, तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में जो है वो प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार में रहेंगे, हरिद्वार में भी कई सारे कार्यक्रमों को प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद वो देहरादून आ जाएंगे। और देहरादून में सबसे बड़ी बात यह है कि आज देहरादून में एक कहें तो एक बहुत बड़ा इवेंट टाइप का है। भले ही वो कुछ कमरों के अंदर, एक कमरे के अंदर वो इवेंट होगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इससे पहले भी हो चुकी है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड उन राज्यों में आ चुका है, कहे तो दूसरा राज्य या पहला राज्य बन चुका है जो कि इस कोड को लेकर आया है और कहा है कि सभी हर नागरिक के लिए समान जो है वो कानून होगा। ये बात उत्तराखंड ने कही और उसको लेकर आज एक विशेषज्ञों की समिति की एक बैठक होगी। बैठक में जो है चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इसको रखें, किस तरह से हमको इसको लेकर आना चाहिए, क्या कुछ रूप रंग हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। लगातार भारत में इसकी मांग चलती रही है। भारत के हर व्यक्ति आज चाहता है कि सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो लेकर आया जाए। और उसको लेकर अगर उत्तराखंड इतनी चीजें आगे बढ़ा रहा है, वो कह रहा है कि हम वो प्रदेश बनेंगे जो लेकर आएंगे, विशेषज्ञों की टीम गठित कर दी गई है, वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो एक रूपरेखा जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। और उसी के साथ अगर कहें तो एक पोर्टल का भी जो है वो आज एक शुभारंभ किया जाएगा, क्योंकि पोर्टल इसलिए जरूरी है, उसमें आम लोगों से पूछा जाएगा कि आप किस तरह से देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, क्या चाहते हैं आप कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले,
मिले। हर नागरिक को, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो क्या हर नागरिक को एक समान अधिकार मिलने चाहिए? ये बात आम लोगों से पूछी जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद इसको देखेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि ये कोड जो है जब ये उत्तराखंड में आए तो उसका रूप रंग कैसा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। केंद्र में मोदी सरकार की बात करें या प्रदेश में धामी सरकार की बात करें, अगर मिलकर इस चीज को लाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड को इसका फायदा मिलेगा, अगर सही से इसको रूपरेखा इसकी तैयार की जाए। इसलिए आज बहुत बड़ा दिन है। दूसरी अगर बात करें, आपने सवाल किया है कि मौसम का क्या हाल है, क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तो बारिश हो रही थी, लेकिन अगर देखा जाए 24 घंटे से एकदम मौसम बिल्कुल जो है शुष्क पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा इस समय अगर कहें तो तापमान भी बढ़ा हुआ है और बरसात नहीं हुई है, लगभग 24 घंटे से बरसात नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि ये स्थिति 24 घंटे तक रहेगी। उसके बाद अगर बात करें तो आने वाले दिनों में बरसात अब देखने के लिए मिलेगी और हो सकता है कि ज़्यादा बरसात हो। लेकिन फिलहाल अगर बात करें पिछले 48 घंटे से पहले की अगर हम बात करें तो 48 घंटे से पहले काफ़ी बरसात हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल यह मौसम बिल्कुल अगर देखा जाए तो उमस हो रही है, बहुत तेज चिरचिराती जो है वो धूप हो रही है। स्थिति यह है कि मौसम विभाग भी कह चुका है कि आने वाले 24 घंटे तक यही स्थिति रहने वाली है उत्तराखंड में। उसके बाद क्योंकि अभी इस समय पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और देखा जाए तो सितंबर में लगभग जो है वो माना जाता है सितंबर अक्टूबर तक जो है पर्यटक जो है सितंबर में आना शुरू करता है। 15 सितंबर के बाद तो बहुत ज़्यादा पर्यटक, क्योंकि बीच में बरसात रहती है तो रुक जाता है, इतना पर्यटक नहीं आता है। लेकिन अब जो है सितंबर में 15 सितंबर के बाद फिर पर्यटक आने जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में कपाट बंद हो जाते हैं, तो उसको देखते हुए बड़ी संख्या में अभी श्रद्धालु आने लगेंगे। लेकिन अभी भी आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए पूरी की पूरी तैयारी भी की गई है। रास्ते अगर बंद होते तो उन्हें रोक दिया जाता है, भेजा नहीं जा रहा है। ये सभी चीज़ें प्रशासन द्वारा की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को जो है परेशानी ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए। तो आज ये कुछ बड़ी खबरें हैं। इसको छोड़कर अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में फिलहाल अगर हम देखें तो कई सारे एक के बाद एक जांच हो रही है लगातार। कल एक आरटीओ को गिरफ्तार किया गया क्योंकि 26 लाख रुपए उन्होंने गबन कर लिए थे, ये आरोप लगाया गया और विजिलेंस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह से अगर बात करें यूके SSSC को लेकर लगातार यहाँ पर एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और वही गिरफ्तारियां आगे बढ़ रही हैं। अब जो है इसको लेकर और ज़्यादा तेजी से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो उत्तराखंड में इस समय चल रही हैं। जी योगेश, देखिए लगातार यूके SSSC मामले में भी गिरफ्तारियां देखने को मिल रही हैं और पिछले कई दिनों से लगातार देहरादून में भारी बारिश का दौर जारी था, लेकिन अभी बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो लोगों को जाहिर सी बात है काफी सही लग रहा होगा। लेकिन योगेश, आपसे ये समझना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा भी लगातार अब शुरू होने जा रही है, श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर के क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, अगर हम बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा रुकी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ घंटे के लिए अगर कहें तो रुकी है। हर दिन में जब बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बंद हो जा रहे हैं, तब यात्रियों को आगे भेजना किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि देखा जाता है पहाड़ी इलाका है, ज़्यादातर जो यात्री हैं वो मैदानी क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें भौगोलिक अगर दृष्टि से भी देखा जाए तो उन्हें पता नहीं है कि आगे अगर वो जाते हैं तो स्थिति कैसी रहेगी। ये सब चीज़ें देखते हुए प्रशासन उन्हें आगे नहीं भेजता है, रोक दी जाती है। जो PRD के जवान होते हैं, पुलिस के जो जवान होते हैं, अगर कहें तो वो उन्हें रास्ते में ही रोक देता है। लेकिन फिलहाल यात्रा चल रही है, ये रोकने का सिलसिला कुछ घंटे तक रहता है। यात्रा काफ़ी, अगर हम पिछले सालों की बात करें तो बरसात के टाइम पर स्थिति ये होती थी कि 20-25% ही जो है यात्री अन्य दिनों की तुलना में आते थे। लेकिन इस समय यह है कि यह आंकड़ा 50% तक है, यात्री आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस पूरे साल बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए हैं और वही अभी देखने के लिए मिल रहा है कि यात्री आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन उनको छूट नहीं दे रहा है। छूट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यात्रियों को अगर समझाया ना जाए, रोका ना जाए, तो उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या है, कैसी स्थिति है, वो चले जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन इस चीज की छूट नहीं दे रहा है, उन्हें रोक रहा है। अगर रास्ते बंद है तो उन्हें रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आगे लैंडस्लाइड है, रास्ते बंद है, आप मत जाइए। ये सब चीजें जो है देखी जा रही है। जी चलिए योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए Network 10। जय हिंद।